नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेसेस होती क्या, इनका यूज क्या होता है। इससे पहले बात करें तो क्या हमारे पास इससे पहले कोई डेटाबेसेस थे। अगर हमारे प्राचीन में देखा जाए तो वहां पे ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए थे, जैसे कि पंडित लोग रखते थे। तो बड़े बड़े ये लोग जो थे, ये एक तरह का डेटाबेस बनाकर रखते थे। इसी तरह हमारे पास भी डेटाबेस होता है जो कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो जो इसको मैनेज करता है उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो प्रोवाइड करता है यूजर विद टूल टू परफॉर्म ऑपरेशन, जैसे कि क्रिएट करना, रीडिंग करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम CRUD कहते हैं। क्रिएट, रीडिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग। डाटाबेस आर द फंडामेंटल होता है जो नियर बाय एवरी कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्रॉम स्टोरिंग कंफर्मेशन कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर मैनेजिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड, स्टॉक मार्केट डेटा और डेली सेल्स रिपोर्ट्स। दिस ऑल दी आर दी डेटाबेसेस। हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिकली जब हम टुडे डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइज और जनरेटेड एंड हैंडल एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द डेटा, काफी ज्यादा अमाउंट डेली एक्टिविटी भी, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और स्टॉक मार्केट, हमारे पास काफी सारा चारा जनरेट होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए कंपनी एम्प्लॉय रिकॉर्ड करती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर स्टोरेज के लिए, और स्कूल मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड डाटा मस्ट भी एफिशिएंटली स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके और मैनेज कर सके। तो इस सारा का सारा मैनेजमेंट किस में होता है? डेटाबेस में। इसी के लिए हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम डेटा के अंदर से इंसाइट निकाल सकें। हमें वहां पे क्या हिडन इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में तो जो प्रीवियस पैटर्न होता है डेटा के, उसके बेसिस पर ही जो एनालिस्ट होते हैं वो आगे स्टॉक की प्राइस के प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ कहाँ पे इसका हाई होगा, लो होगा और क्या इसका मूविंग एवरेज होगा। चाहे वो 20 DM में मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका 50 DM में मूविंग एवरेज हो, चाहे 100 DM में मूविंग एवरेज हो, तो सारा का सारा ये मैनेज इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम इस डेटा को मैनेज कर सकें और वहां से हम इनसाइट निकाल सकें, तो हमें इसको यूज कर सके। तो इसीलिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब सम की रीजन फॉर यूजिंग द डेटाबेस की बात करें, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एफिशिएंसी, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डेटाबेस अलाउ फॉर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, जो मेक करता है डेटा इजी टू स्टोर करना, रिट्रीव करना एंड मैनिपुलेट करना। तो सारा का सारा काम डेटा ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जिसमें हम डेटा को एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो रो कॉलम हो, चाहे वो आपके पास की वैल्यू पेयर हो, किसी भी पेयर में हो, तो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा की बात कर रहा हूं, अनस्ट्रक्चर डेटा की या NoSQL डेटा की बात करनी करना है, क्योंकि NoSQL डेटा में आपके पास कोई भी प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होती। मगर आप एक स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास एक ऑर्गेनाइज वे होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा होती है। ऑन द बेसिस ऑफ हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो डेटाबेस अलाउ करते हैं एफिशिएंट रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम इसके अंदर कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंटली, काफी इजीली वे में, तो इसको हम एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी की बात करें, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेटली स्टोर हो, कंसिस्टेंट हो, यानी कि डेटा टाइमली आ रहा हो, एंड फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, कोई भी डुप्लीकेसी ना हो। यानी कि आपके पास डुप्लीकेसी होगी तो हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिज्म, तो डेटा हमारा सेंसिटिव होता है, काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको असेस करने की परमिशन भी कुछ ही गिने चुने लोगों के पास होने चाहिए जो इसको ऑथराइज हो असेस करने के लिए। तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कंट्रोल, जिसके थ्रू ऑथराइज पर्सन को लॉगिन दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉगिन दे विल हैव द पावर टू असेस द डेटा एंड वी आर ऑल्सो क्रिएट द लॉग, सो वी कैन अंडरस्टैंड कौन डेटा को असेस कर रहा है, कौन असेस नहीं कर रहा। स्केलेबिलिटी की बात करें तो डेटा जो आज की डेट में बात करें तो डेटा काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। क्यों? इंटरनेट
रेवोल्यूशन की वजह से, तो हम इसको ऐसा बनाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं तो ताकि हमारा डेटा इजीली स्टोर होता रहे, चाहे डेटा कितना भी आए, तो विदाउट लूजिंग द परफॉर्मेंस। तो हम इसके लिए अगर बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फेसबुक डेटा या ट्विटर डेटा की बात करें, तो यहां पर आपके पास एज ए डेटा नीड फॉर ऑर्गेनाइज विदाउट लूजिंग दी परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जैसे जैसे इंटरनेट का इवोल्यूशन आया है, वैसे वैसे हमारे पास डेटा की जो डिमांड है वो बढ़ती गई, डेटा काफी ज्यादा जनरेट होने लगा। डेटा ज्यादा जनरेट होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और डेटा काफी ज्यादा जनरेट करे तो हमें स्केलेबिलिटी का इशू आता है। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या, आपके पास पीक टाइम में डेटा जनरेट, उस टाइम अगर सिस्टम फेल हो जाए तो हम डेटा को कैसे रिकॉर्ड करें। तो हम इस चीज को रिमूव करने के लिए हम अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाते हैं, और आजकल काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे जूकीपर या काफका जो आपके पास इनको हेल्प करते हैं कि आप डेटा को कैसे मैनेज करें। बिग डेटा हडूप हो गया जो आपकी स्केलेबिलिटी को मैनेज करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। कंसेप्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल्स कहते होते हैं, दिस इज दी टेबल, आप ये देख सकते हैं टेबल्स है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। ये जो रो होती है इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये आपके पास रो जो नजर आ रही है, ये रो है, ये कॉलम है, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स या कॉलम, एट्रीब्यूट्स कॉलम कहते हैं। तो ये आपके पास एट्रीब्यूट्स स्टोर होते हैं, इसको हम रो कहते हैं। ये एक रिकॉर्ड होता है, ये सेकंड रिकॉर्ड, ये थर्ड रिकॉर्ड। तो टेबल जो होते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप डेटाबेस होते हैं जिसमें टेबल की फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो उसका RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस का। तो टेबल कंसिस्ट होता है रोज और कॉलम्स में। तो रो रिप्रेजेंट करती है सिंगल रिकॉर्ड, और ईच कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको फील्ड को या एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा को। तो रो जो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो आपको यहां नजर आ रहा है वो रो रिप्रेजेंट करती है। कॉलम आपके पास ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट आपके पास हो गया। ये आपके पास 1 एम्प्लॉय आईडी 1 जॉन 30 HR, ये आपके पास रिकॉर्ड हो गया। जो फील्ड होता है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिकॉर्ड होता है। नेम इज द फील्ड है, होल्ड करता है एम्प्लॉय का नेम, एज फील्ड है जो एम्प्लॉय की एज, डिपार्टमेंट फील्ड है जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होल्ड करता है। अगर हम की बात करें, आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं ऑफ डेटा बेसिस का, या यूज किए जाते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड और स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन दी टेबल। जो आपके पास कीज होती है, प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है, फॉरनर की से होती है, तो ये आपके पास काफी तरह की कीज होती है। प्राइमरी की बात करें, जैसे इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी हमारे पास प्राइमरी की है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है फॉर ईच रिकॉर्ड इन टेबल। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो दिख रही है आपके पास प्राइमरी की है, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। फॉरनर की होती है, फील्ड होता है इन वन टेबल, रेफर कर रही होती है प्राइमरी की इन टू दी अदर टेबल। तो फॉरनर की आर यूज टू स्टेब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन द टेबल्स के बीच में आप कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस बेसिकली यूज किए जाते हैं स्पीड अप ऑफ द रिट्रीवल ऑफ डेटा को फ्रॉम द डेटा बेसिस। तो इंडेक्स इस स्पेशल टाइप का लुकअप टेबल होता है जो क्रिएट किया जाता है डेटाबेसिस पे। जब हम सर्च इंजन को करते हैं, डेटाबेस सर्च इंजन कैन बी यूज किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए फ्रॉम दी डेटाबेसेस क्विकली। जो इंडेक्स बनाए जाते हैं, आपने बुक्स में इंडेक्स देखे होंगे, बैकएंड में आपके पास इंडेक्स बनाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स हम उस डेटाबेसेस को असेस करते हैं। विदाउट इंडेक्स डेटाबेसेस हम पूरे डेटाबेसेस को स्कैन करेंगे, फिर एंटायर रो को स्कैन करेंगे, फिर एंटायर कॉलम को स्कैन करेंगे, फिर वहां से हम डेटा निकालेंगे। तो इस चीज को हटा रिमूव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम को सेव, हम इंडेक्सेस बनाते हैं ताकि हम उसे जल्दी और इजीली असेस कर पाए। अगर हम डेटाबेसेस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं जो मेनली यूज किए। इसके अलावा काफी सारे डेटाबेसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो जो मेन जो हम बात करते हैं, पहला है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस, दूसरा है हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। रिलेशनल को हम एसक्यूएल डेटाबेसेस कहते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे नो एसक्यूएल कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होते हैं, इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जो एक प्लेस पे ना पड़े होकर डिफरेंट प्लेसेस पर पड़े होते हैं। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस कहते हैं। इन मेमोरी के अंदर जो मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं उनके इन मेमोरी डेटाबेसेस कहते हैं। अगर हम इसके अलावा डेटाबेसेस की बात करें, माई एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, माई एसक्यूएल,
पोस्टग्रे एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये सारे के सारे आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये यूज की जाती है टू मैनेज करने के लिए एंड क्वेरी करने के लिए डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। तो अगर एग्जांपल की बात करें, रिटेल स्टोर माइट यूज द रिलेशनल डेटाबेसेस वेयर वन टेबल कंटेन कस्टमर इंफॉर्मेशन हो सकता है, अदर टेबल कंटेन ऑर्डर इंफॉर्मेशन हो सकता है, टू टेबल कैन बी रिलेटेड बाय अ कॉमन कस्टमर आईडी। तो एक आईडी के बेसिस पे वो दोनों डेटाबेसेस, दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो और इसी रिलेशन के बेसिस पे हम उसमें से डेटा को असेस करते हैं। नो एसक्यूएल की बात करें, अनलाइक रिलेशनल डेटाबेसेस की तरह नो एसक्यूएल डेटाबेसेस डू नॉट हैव फिक्स स्कीमा। रिलेशनल डेटाबेसेस में एक फिक्स स्कीमा होती है, बट नो एसक्यूएल में कोई भी प्री डिफाइंड या प्रीफिक्स स्कीमा नहीं होती और कोई टेबल नहीं होती है। दे स्टोर डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे कि की वैल्यू की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्मेट में, वाइट कॉलम स्टोरेज के बेसिस पे। तो इसके एग्जांपल की बात करें, मैंगोडीबी, काजेंद्रा, रेडिश, कॉचबेस, ये सारे के सारे आपके नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं। यूज केसेस की बात करें तो डेटाबेस यूज व्हेन स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर क्रिटिकल, जहां पे हमें डेटा काफी स्पीड से आ रहा हो और उसको मैनेज करने में, स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है, हम और डेटा अनस्ट्रक्चर हो तो हम उस डेटा को हैंडल करने के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस यूज करते हैं। बेसिकली लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया का डेटा या बिग डेटा। नो एसक्यूएल के एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जहां पे डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर हाउ टू स्टोर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड मेथड और एट्रीब्यूट, जैसे आप क्लासेस में स्टोर करते हो। तो इसके एग्जांपल की बात करें, ऑब्जेक्ट डीबी और DB4O, तो ये इसके एग्जांपल हैं। इन मेमोरी डेटाबेसेस की बात करें तो जो इन मेमोरी डेटाबेस स्टोर डायरेक्टली इन रैम, जिनका डेटाबेस रैम के अंदर डायरेक्टली स्टोर किया जाता है, ये काफी फास्ट होते हैं, बिकॉज अगर जो डेटाबेसेस रैम के अंदर होगा वो काफी फास्ट होगा और उसे डाटा को रिट्रीव करना या ऑपरेशन करना काफी अच्छा होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, रेडिश और मैम कैच, दो डेटाबेसेस होते हैं जो आपके पास, इसको हम इन मेमोरी डेटाबेसेस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं कंसिस्ट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड सेपरेट अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो कंप्यूटर हो, सर्वर हो, और इवन बियॉन्ड ऑफ जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। डेटा कैन बी स्टोर्ड लोकली भी आप स्टोर कर सकते हो, रिमोटली भी स्टोर कर सकते हो, लोकली भी स्टोर कर सकते हो, रिमोटली भी स्टोर कर सकते हो, एंड इज मैनेज एज वन कोहेसिव डेटाबेस, आप इसे स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें, स्पैनर, गूगल स्पैनर, काजेंद्रा, जो एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के एग्जाम्पल है। डेटाबेसेस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमें टूल प्रोवाइड करता है। इसमें सिस्टम की बात करें, एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है टूल फॉर स्टोरेज के लिए, रिट्रीव करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटा इन डेटाबेस। तो ये एक तरह का इंटरफेस होता है इन यूजर और डेटाबेसेस के बीच में। इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो डाटा स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड एफिशिएंटली, डेटा को रिट्रीव करना, अलाउ करना क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल और अदर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे डेटा को मैनिपुलेट करना, प्रोवाइड इंसर्शन डेटा, अपडेशन डेटा, डिलीशन डेटा, ये सारे के सारे काम डेटा मैनिपुलेशन में प्रोवाइड किए जाते। तो सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी ऑफर करना, सिक्योरिटी का डेटा सिक्योरिटी इंक्लूड करना, यूजर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल और इंक्रिप्शन, ये सारा का सारा काम सिक्योरिटी में किया जाता है। बैकअप एंड रिकवरी इंश्योर करना, रेगुलरिटी बैकअप ऑफ डेटा, बैकअप एंड रिकवरी इंश्योर करना, डाटा को रेगुलरली बैकअप एंड कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ फेलियर, ताकि अगर कोई इमरजेंसी या फिर कोई इस प्रकार की घटना हो जाए कि हमारा डेटा का बैकअप पड़ा या कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो उसको रिवोक किया जा सके, ताकि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर किया जा सके और एफिशिएंटली स्टोर। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेज करना, मल्टीपल यूजर असेसिंग द डेटाबेस साइमल्टेनियसली विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि हम काफी सारे यूजर अगर हमारे साथ एक ही डेटा को बेसिस, अगर काफी सारे डिवाइसेस हमारे एक ही डेटाबेसेस को असेस कर रहे हों या काफी सारे यूजर हमारे एक ही डेटाबेसेस को असेस कर रहे हों, तो कंकरेंसी कंट्रोल के थ्रू हम इजीली डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ताकि इनके बीच में डेटा का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। एक यूजर अगर डेटा को अपडेट कर रहा हो तो दूसरा अगर उसमें से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करना कि ताकि ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस इन अ वे दैट मेंटेन दी डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और आपके ऑपरेशन ग्रुप ऑफ ऑपरेशन हो या सिंगल ऑपरेशन हो या फिर आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपके डेटा को इजीली मैनेज किया जाए। तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है, जो भी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम इजीली मैनेज
को मैनेज कर सके। अगर सम अदर इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस की बात करें तो ओरेकल डीबीएमएस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, मोंगोडीबी, मारियाडीबी, एसक्यूएलाइट, IBM DB2, रेडिश और इलास्टिक सर्च, ये टॉप 10 पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल की बात करें, रबस्ट एंड स्केलेबिलिटी, ओरेकल जो वाइडली यूज किया जाता है इन एंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग के। MySQL की बात करें तो ये एक तरह का ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। MySQL पॉपुलर फॉर वेब एप्लीकेशन और यूज बाय मैनी लार्ज स्केल वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे MySQL ही यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की बात करें तो ये कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट में। इट इज नोन फॉर इट्स इंटीग्रेशन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ इजीली मैनेज किया जा सके। PostgRE SQL ये एक तरह का ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। PostgRE SQL को हम नोन किया जाता है एडवांस फीचर्स और स्टैंडर्ड कंपाइलेशन के लिए इसको जाना जाता है। MongoDB जो होता है ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है जो स्टोर होता है डेटा इन JSON लाइक फॉर्मेट। MongoDB जो पॉपुलर है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के लिए। तो MongoDB तो आपके पास जो सारा का सारा नो एसक्यूएल का डेटाबेस होता है इसी में MongoDB में ही स्टोर किया जाता है। MariaDB, MongoDB ए फोर्क ऑफ MySQL है। MariaDB इज कम्युनिटी डेवलप एंड एम है जो मेंटेन करना कंपैटिबिलिटी विद MySQL व्हाइल एडिंग अ न्यू फीचर। SQLite ए लाइट वेट डिस्क बेस्ड डाटाबेस है जो दैट डज नॉट रिक्वायर सेपरेट सर्वर प्रोसेस मेकिंग इट आइडियल फॉर एम्बेडिंग सिस्टम एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये काफी लाइट वेट होता है इसलिए इसे हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ यूज करते हैं। IBM DB2 नॉन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। IBM DB2 इज यूज इन लार्ज एंटरप्राइजेस फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। रेडिश की बात पहले ही कर चुके हैं जो इन मेमोरी डेटाबेस होता है जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करता है। रेडिश बेसिकली यूज एज ए डेटाबेस कैचे और मैसेज ब्रोकर की तरह यूज किया जाता है। इलास्टिक सर्च होता है ये सर्च इंजन होता है बेस्ड ऑन द ल्यूसेंस लाइब्रेरी। इलास्टिक सर्च इज यूज फॉर फुल टेक्स्ट सर्च और एनालिटिक्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। बात करें तो हम इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज फॉर managing and querying relational database. SQL is used to perform various operation on databases stored in a database such as query करना, retrieve data from the databases on the basis of the criteria या on the basis of query, find करना all employee in HR department या find करना all employee from police department or any other department, insertion करना, adding करना new डेटा इन टेबल, अपडेट करना, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग डेटा को या टेबल को, डिलीट करना, रिमूविंग डेटा फ्रॉम द टेबल को। तो बेसिक जो एसक्यूएल सिंटेक्स एग्जांपल है वो ये है हमारे पास। सिलेक्शन करेक्ट, सिलेक्ट नेम एज, दो कॉलम सिलेक्ट किया, नेम एज फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, वेयर डिपार्टमेंट, वेयर कंडीशन लगाते हैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस। दिस क्वेरी रिट्रीव द नेम, ये क्वेरी क्या काम करेगी, नेम और एज कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो उन पर्सन्स का इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगी जिन उन नेम और एज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। इंसर्ट करना, अगर आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो अपने टेबल में तो हम इंसर्ट लिखते हैं। इंसर्ट कीवर्ड है, इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय है, हम क्या इंसर्ट कर, नेम एज और डिपार्टमेंट, वैल्यूज क्या कर, वैल्यू एलिस 25 और फाइनेंस, तो ये तीन चीजें हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने ये इंसर्ट कर दिया, एक रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो ये क्वेरी इंसर्ट करेंगे न्यू रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय टेबल में। अपडेट करना, अगर आप अपडेशन करना चाहते हो डेटा के अंदर या टेबल के अंदर तो आप अपडेट एम्प्लॉय टेबल में, सेट डिपार्टमेंट HR वेयर नेम इज इक्वल टू एलिस, तो जिसका नेम एलिस होगा वहां पे हमने HR कर दिया, डिपार्टमेंट पहले फाइनेंस था अब उसके प्लेस पर हमने HR यहां पे इंसर्ट कर दिया। तो इस क्वेरी अपडेट कर दिया एलिस का डिपार्टमेंट फ्रॉम फाइनेंस टू HR डिपार्टमेंट। डिलीट करना डेटा को, डिलीट डेटा को फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज एलिस, हम उस एलिस का डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल से, तो हमने जो कंडीशन लगाई उसका नेम, जितने एक एलिस होगा तो एक एलिस होगा तब भी डिलीट होगा, दो होंगे तो दो होगा, 10 होंगे तो 10 होगा, जिनका नाम एलिस होगा तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे फ्रॉम, तो डिलीट एलिस रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, तो ये आपके पास सारा डेटा डिलीट कर देगा। हम अब बात करें रिलेशंस की, बात करें जो अगली क्वेरीज हैं जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं एसक्यूएल की, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल के साथ आपको रन करके दिखाएंगे। अगर हम डेटा के बेसिस के बीच में रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं
होते हैं एक दूसरे के साथ विद रिलेशन। तो इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना बिटवीन टेबल databases can be organize data efficiently and minimize the redundancy and improve the data integrity. So database relation is the key part of the relational management system. Relational database management का part होता है where data is stored in table and these table can be related to each other through specific key. जो स्पेसिफिक की होती है, ऑन द बेसिस होती है, हम डेटा को एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं और रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। प्राइमरी जो रिलेशंस होते हैं, प्राइमरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, हमारे पास तीन होते हैं, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन और मैनी टू मैनी रिलेशन। तो ये हमारे पास होते हैं वन टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशन होते हैं। वन टू वन रिलेशंस की बात करें तो वन टू वन रिलेशन, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल इज एग्जैक्टली related to one record in another table. So this type of relation is not very common but is useful when you want to split information into multiple table to keep them more organized, ताकि आपका डेटा more organized हो और easily understandable। एग्जाम्पल की बात करें तो हम सपोज टू टेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डिटेल। एवरी एम्प्लॉय हैज वन सेट ऑफ डिटेल एंड एवरी सेट ऑफ डिटेल बिलोंगिंग टू वन एम्प्लॉय। तो हमारे पास ये जो एम्प्लॉय टेबल है और ये एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास। तो एम्प्लॉय टेबल में डिटेल आईडी 1 है, एम्प्लॉय आईडी भी 1 है, एड्रेस है और फोन नंबर है। और दूसरा एम्प्लॉय आईडी, डिटेल आईडी, एड्रेस और फोन नंबर। तो एम्प्लॉय आईडी देख सकते हैं दूसरे टेबल में जो यहाँ पे वर्क कर रही है आपके पास फॉर्नर की और यहाँ पे वर्क कर रही है आपके पास प्राइमरी की तरह। तो इन दोनों के बीच में 1 to 1 और 1 ही रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो दिस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय आईडी इन द एम्प्लॉय डिटेल इज 1 to 1 रिलेशन। तो अगर सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉयज डॉट नेम और एम्प्लॉय डिटेल डॉट एड्रेस, एम्प्लॉय डिटेल डॉट फोन नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन किया हमने एम्प्लॉय डिटेल ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डिटेल डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमने दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया और हमने डेटा को फाइंड कर लिया। वन टू मैनी रिलेशन की बात करें तो वन टू मैनी जो रिलेशन होता है, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक रिकॉर्ड टेबल 1 में मल्टीपल रिलेशन हो सेकंड टेबल में, तो इसको क्या कहते हैं, वन टू मैनी रिलेशन। तो रिकॉर्ड इन फर्स्ट जो दिस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यूज किया जाता है। तो हमारे पास दो टेबल हैं, कस्टमर एंड ऑर्डर। तो आपके पास ये कस्टमर का टेबल है, ये आपके पास कस्टमर का टेबल है, ये आपके पास ऑर्डर का टेबल है। तो कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर, एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है बट ईच ऑर्डर बिलोंग्स टू वन कस्टमर। तो आप ये देख सकते हैं, तो हियर देख सकते हैं 101 ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी 1 है, 1 आईडी। तो 1 कस्टमर आईडी ने आपके पास एक से ज्यादा ऑर्डर दिए हैं, तो 1 to many रिलेशन बन गया। तो हियर कस्टमर आईडी इन ऑर्डर टेबल रेफरेंस कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल एंड 1 कस्टमर हैव मैनी ऑर्डर बट ईच ऑर्डर इज रिलेटेड टू ओनली 1 कंज्यूमर। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस टेबल में कस्टमर आईडी इन दी ऑर्डर टेबल रेफरेंस कस्टमर आईडी इन दी कस्टमर टेबल, 1 कस्टमर हैव मैनी ऑर्डर बट ईच ऑर्डर इन रिलेटेड टू ओनली 1 कस्टमर। तो आप इस तरह आप इसको रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना हमने कस्टमर डॉट नेम, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर, ये आपके पास कस्टमर है, ज्वाइन ऑर्डर ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। तो इस कस्टमर आईडी के बेसिस पे दोनों टेबल में हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक नया टेबल बना दिया। आपके पास ये क्वेरी का आउटपुट होगा। अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। तो मैनी टू मैनी रिलेशन में 1 रिकॉर्ड इन टेबल कैन बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल और मैनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल कैन बी मैनी रिकॉर्ड इन टेबल नंबर 1। You can say that vice versa. To implement this type of relation, we usually need a junction table, also called the linking table or bridging table, that contain the foreigner key of both table. Example, consider 2 table, student and course. जो हमारे पास student और 2 course हैं, तो a student can enroll many courses and each course can have many student. To model this relation, हम जो यूज करेंगे junction table कॉल्ड करेंगे, जिसको हम enrollment करेंगे। तो student table, course table and enrollment, student table, course table and enrollment. Student ID from the student table and course ID from the course take connected through enrollment table representing many to many relation.
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन की। मैनी रिलेशन में वन रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल एंड वाइस वर्सा। तो जो दोनों टेबल होंगे उनके बीच में मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। टू इंप्लीमेंट दिस टाइप ऑफ रिलेशन वी यूजुअली नीड जंक्शन टेबल, जैसे कि लिंकिंग टेबल और ब्रिजिंग टेबल भी हम इसे कहते हैं, दैट कंटेन द फॉर्नर की ऑफ बोथ टेबल। तो जैसे दो टेबल कंसिस्ट है स्टूडेंट्स एंड कोर्स, तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट एंड कोर्स। तो एक स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज एंड ईच कोर्स हैव मैनी स्टूडेंट। तो टू मॉडल दिस रिलेशन वी नीड और वी यूज जंक्शन टेबल कॉल्ड एनरोलमेंट। तो इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स आईडी फ्रॉम द कोर्स टेबल आर कनेक्टेड टू एनरोलमेंट and table representing to the many to many relation। अगर इस रिलेशन को स्टैब्लिश करना हो तो सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कोर्स डॉट कोर्स नेम कोर्स वाले टेबल से हमने कोर्स नेम ले लिया और स्टूडेंट वाले से हमने स्टूडेंट नेम ले लिया। फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन एनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू एनरोलमेंट डॉट एनरोलमेंट आईडी ज्वाइन कोर्स ऑन एनरोलमेंट डॉट कोर्स आईडी और कोर्स डॉट कोर्स आईडी। तो इसके बेसिस पे हमने इसको जोड़ दिया ताकि हमारे पास एक नया ब्रिजिंग टेबल कनेक्ट हो जाए और मैनी टू मैनी टेबल को रिलेशन को हम एस्टेब्लिश कर पाए। तो ये हमारे पास तीन तरह के रिलेशन थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।